नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम गुप्तकालीन संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक, साहित्य, कला और विज्ञान की प्रगति को देखेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल गुप्तकाल को क्यों कहा जाता है। विद्यार्थियों, गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। इसे क्लासिकी युग की संज्ञा दी जाती है। क्लासिकी युग से अर्थ एक ऐसे युग से है जिसमें कला और साहित्य श्रेष्ठता के उस स्तर को छू ले कि वे आदर्श या प्रतिमान बन जाए और आने वाले युगों के लिए अनुकरणीय हो। लेकिन स्वर्ण युग की अवधारणा अधिक विस्तृत और व्यापक है। गुप्त युग के सर्वोत्तमुखी उत्कर्ष को देखते हुए उसे स्वर्ण युग की संज्ञा देना नितांत उपयुक्त है। भारतीय जीवन के इस काल में सभी क्षेत्रों में अभिव्यक्त और सन्मुद्ध दिखाई पड़ता है। गुप्त काल को स्वर्णयुग मानने के निम्नलिखित आधार हैं। इसमें हम 11 आधारों का वर्णन करते हैं। पहला है दिग्विजयी, मेधावी, प्रजा वात्सल्य एवं धार्मिक दृष्टि से उदार गुप्त सम्राट। दूसरा है देश की सुदृढ़ राजनीतिक एकता, विदेशी शक्तियों का उन्मूलन, बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा। तीसरा है लोकहित मूलक आदर्श प्रशासन। चौथा है सुखी, समृद्ध और उल्लासपूर्ण जनजीवन। पांचवा है भारतीय संस्कृति में विदेशियों का पूर्ण आत्मसत्करण। छठा है समाज में नारी को सम्मानित स्थान। सातवां है आर्थिक समृद्धि, उद्योगों एवं शिल्पों में विशेषज्ञता, स्वर्ण मुद्राओं का प्रचुर प्रचलन, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य। नेक्स्ट है विभिन्न धर्मों के मध्य समन्वयशीलता के आधार पर सृजन एवं सर्वग्राही हिंदू धर्म का उदय। नेक्स्ट है नवा गणित, ज्योतिष, रसायन शास्त्र, आयुर्वेद आदि में विपुल वैज्ञानिक प्रगति। 10वां है साहित्य की बहुमुखी एवं अभूतपूर्व श्रीवृद्धि एवं श्रेष्ठतम साहित्य का सृजन। 11वां है कला का भारतीयकरण एवं विकास, मूर्तिकला एवं चित्रकला का उत्कर्ष। कुछ इतिहासकार उपयुक्त तथ्यों को अनदेखा कर गुप्त युग को स्वर्ण युग मानने में हिचकिचाते हैं। स्वर्ण युग में वे पौराणिक सतयुग की मिथ्या धारणा ढूंढते हैं और गुप्त काल में सामाजिक आर्थिक जीवन के कतिपय नकारात्मक उदाहरणों के आधार पर इस काल को स्वर्ण युग होने में संदेह करते हैं। डॉक्टर रोमिला थापर और उनके सहयोगी इतिहासकारों का मानना है कि स्वर्ण युग की अवधारणा यथार्थ पर आधारित प्रतीत नहीं होती है, कम से कम जनसाधारण के लिए तो नहीं। उनकी इस मान्यता का कोई ठोस एवं व्यापक आधार दिखाई नहीं देता है, बल्कि इस अवधारणा के विपरीत फाहियान के यात्रा वृत्तांत व अन्य साक्ष्यों से जन सामान्य का जीवन प्राय सुखी, समृद्ध और निरापद दिखाई देता है और उनके जीवन में उल्लास और आनंद की झलक भी मिलती है। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि गुप्त काल का सामाजिक जीवन कैसा था। और सबसे पहले हम जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्गों में विभक्त था, लेकिन जाति व्यवस्था की कठोरता इस काल में दिखाई नहीं पड़ती है। गुप्त काल के अभिलेखों में जातियों की चर्चा कम और वर्णों के उल्लेख हमें ज़्यादा मिलते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से स्मृतिकारों द्वारा वर्णगत कर्म निर्धारित थे। सामान्यतः स्मृतिकारों द्वारा निर्धारित कर्मों का पालन होता था। इन 4 वर्णों के परस्पर संबंध और कर्तव्यों का भी पालन स्मृति विहीन विधान के अनुसार ही होता था। वस्तुतः गुप्तकालीन सामाजिक परिवेश में भारतीय संस्कृति का लचीलापन, सहिष्णुता और समन्वयवादिता, यह सभी गुण दृष्टिगोचर होते हैं। इस बारे में राजबली पांडे लिखते हैं कि जिस प्रकार लंबे बौद्ध प्रभाव के बाद शुंगों के समय में वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज का संगठन करने का प्रयत्न किया गया, उसी प्रकार लंबे विदेशी आक्रमण, संघर्ष और प्रभाव के अनंतर युग
में भी भारतीय ढंग से समाज का फिर संगठन किया गया। यहाँ ये बात भी कह देनी आवश्यक है कि जहाँ एक और समाज में कट्टरता दिखाई नहीं पड़ती है, वहीं इस काल के स्रोतों से ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों के समाज में सर्वोच्चता और प्रतिष्ठा वैसी ही दिखाई पड़ती है जैसा स्मृतियों में विधान है। प्राचीन संस्कृतियों के विधान में ब्राह्मण अपराधी को अधिक से अधिक देश निकाला दिया जा सकता था, न कि उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था, न ही उसकी संपत्ति छीनी जाती थी। कात्यायन स्मृति में भी यही विधान मिलता है। इस युग के साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है। विद्यार्थियों, इस समय सभी धर्मों के लोग उत्साहपूर्वक अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। समाज के विभिन्न एवं अन्योन्याश्रयी अंगों के रूप में भारतवर्ष में सांस्कृतिक उत्थान में योगदान कर रहे केवल चांडाल, शवपच, हीन वृत्ति वाली कुछ घुमक्कड़, जंगली और असभ्य जातियां ही ऐसी थी जो अपने आहार विहार और आचार के कारण समाज के छोर पर रहती थी और इनको अच्छी तरह समाज में मिलाया नहीं गया था। फाहियान के अनुसार नगर और गांव में आने के समय से लोग लकड़ी बजाते थे और जिससे कि वह इनसे अलग हट जाए। विद्यार्थियों, अब किसी भी काल की स्थिति को सामाजिक स्थिति को देखने के लिए स्त्रियों की स्थिति को देखना भी आवश्यक है। तो हम देखेंगे गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। स्त्रियों का स्थान समाज में ऊंचा था। गुप्त वंशावलियों में पिता के साथ साथ माता के नाम का भी उल्लेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने उस समय के लिए वाकाटक राज्य का संचालन किया। गुप्तकालीन साहित्य तथा कला में नारी का आदर्श में चित्रण है। पत्नी को पुरुष की सहधर्मिणी माना है। प्राय उच्च वर्ग की स्त्रियां सुशिक्षित होती थी। गुप्तकालीन साहित्य में विदुषी स्त्रियों के दृष्टांत भी मिलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में अनुसुईया को इतिहास का ज्ञाता का है। राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार स्त्रियां भी कवयित्री होती थी। अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याया, उपाध्यायी और आचार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में पत्नी को भी पति की संपत्ति का अधिकारी बताया गया है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का सर्वप्रथम अधिकार होगा और उसके बाद उसकी कन्याओं का। बृहस्पति और नारद की स्मृतियों में भी कहा गया है कि कन्या भी पुत्र के समान संतान होती है, अतः पुत्र के अभाव में उसका संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए। कात्यायन ने भी पत्नी को धनहरी बताया है और उसके जीवित न रहने पर कन्या को समाज में विधवा विवाह का प्रचलन था। पर्दा प्रथा नहीं थी। अवगुणस्थन का उल्लेख साहित्य में सुंदर स्त्रियों की सजल भंगिमा के रूप में मिलता है। यह कोई प्रथा नहीं थी। अजंता व एलोरा के चित्रों और मूर्तियों में कहीं भी स्त्री को पर्दे में नहीं दिखाया गया है। सती प्रथा के किंचित उदाहरण भी मिलते हैं, लेकिन वे गुप्त काल के अंतिम चरण के हैं और अपवाद स्वरूप है। स्त्री प्रथा किसी जनजाति में प्रचलित रही होगी, उसका गुप्तकालीन समाज से कोई संबंध नहीं था। सामान्य जनजीवन गुप्त काल में कैसा था, यह देखना भी हमारे लिए आवश्यक है। समाज का जीवन सुखी, समृद्ध और ऐश्वर्यपूर्ण था। लोग उत्सव प्रिय थे और मिलजुल कर सुसंस्कृत जीवन के आनंद का रसास्वादन करने की इच्छा रखते थे। साहित्य में बहुत से उत्सवों का उल्लेख मिलता है। वसंतोत्सव, कौमुदी महोत्सव, दीपोत्सव आदि। वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार के इस युग में लोगों ने ऊंचे स्तर पर सौंदर्य की सृष्टि की। लोगों में अतिथि सत्कार, शिष्टाचार, दान आदि सद्गुण प्रचुर मात्रा में थे। फाहियान के विवरण से पता चलता है कि लोगों का भोजन सात्विक था। चांडालों के अतिरिक्त मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि कोई नहीं खाता था। शराब आदि नशीली चीज़ें भी लोग नहीं पीते थे। वह लिखता है कि न तो मदपान ग्रह है और न ही मांस ग्रह है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल का जो समाज है वह
ऊंचे आदर्शों का प्रतिमान स्थापित करने वाला था। इति।